हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रणवीर सोलंकी। ऑल इंडिया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। सो प्लीज़ डू वॉच दिस लेक्चर एंड एट लास्ट कमेंट करके बताइएगा कि रिएक्शन टाइम क्या होता है। तो अगर कर रहे हो टाइम पास तो सीख लो कुछ खास। ओके, तो साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान। हम सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स साइकी मीन सोल, आत्मा, एंड लोगोस मीन स्टडी से बना है। तो देखा जाए तो साइकोलॉजी इज द साइंस और स्टडी ऑफ सोल और माइंड। बट किसी भी सब्जेक्ट को एक लाइन में डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो हम जानेंगे इसकी डिटेल स्टडी करके इसके बारे में। एक्चुअली मॉडर्न इरा में साइकोलॉजी अब एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन चुका है। यहाँ तक कि इसकी मदद से हम ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर की स्टडी भी करते हैं, और ये स्टडी इंडिविजुअल, डायडिक मीन्स टू पर्सन एंड होल ऑर्गेनाइजेशन तक संभव है। और देखा जाए तो साइकोलॉजी की नीड बस एक स्टडी ही नहीं, एवरीडे लाइफ में भी पड़ती है। कई लोग इसे बस एक सब्जेक्ट समझकर छोड़ देते हैं, मगर आप ही सोचिए, कभी हमारा कोई भी करीबी दुखी हो और हम जान ही ना पाए और हमारे ना जानने से वो डिप्रेशन का शिकार होता जाए, या फिर हम खुद डेली नई नई प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। तो बस उन्हीं सब के लिए जरूरी है साइकोलॉजी। यहाँ तक कि हमारे पुराणों तथा गीता के सार में भी साइकोलॉजी दी गई है। Not only human, even animal, plants, trees and environment को भी समझना आज एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आप देख ही रहे होंगे कि कोरोना वायरस की वजह से कई लोग दुखी हैं, परेशान हैं, घरों में बंद हैं। तो बस फ्रस्ट्रेटेड होने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, हमें साइकोलॉजी को समझना होगा, एक दूसरे के साथ रहना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। साइकोलॉजी की हेल्प से आप सामने वाले की सोच को पढ़ भी सकते हैं और उसे एक अच्छे वे की तरफ मोड़ भी सकते हैं। तो बात करते हैं साइकोलॉजी की डेफिनेशन में मेनली यूज होने वाली 3 टर्म्स: मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल प्रोसेस यानी मानसिक प्रतिक्रियाएं। इनका यूज हम किसी भी मैथमेटिकल प्रोसेस या जब भी हम कुछ सोचते हैं तब करते हैं। हमारी ब्रेन की एक्टिविटी हमारी मेंटल प्रोसेस से अलग होती है, जबकि दोनों एक दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं। मेंटल प्रोसेस टाइम एंड एक्सपीरियंस के साथ साथ डेवलप एंड प्रिपेयर होता है। अब आपसे पूछा जाए कि 800 रुपए का 12.5% मतलब 800 रुपीज का 12.5% कितना हो? ज्यादातर लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 800 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। मगर कुछ लोग पहले से जानते हैं कि 12.5% मीन्स 1/8 होता है, तो हम 800 डिवाइडेड बाई 8 ही कर देंगे डायरेक्ट। जो हम बिना कॉपी पेन यूज किए इसका आंसर 100 बता देंगे। तो यही है मेंटल प्रोसेस। हम चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर उन्हें अप्लाई करते हैं। तो मेंटल प्रोसेस एक्सपीरियंस को फॉलो करता है और ब्रेन एक्टिविटी माइंड के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डू यू नो, जब हम सोते हैं तब भी हमारी मेंटल प्रोसेस वर्क करती है। हम ड्रीम्स देखते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, लाइक गेट क्लोज हुआ या ओपन हुआ, उसकी आवाज हो गई या टीवी की आवाज हो गई। हम सोते टाइम भी जान जाते हैं, हम सोते टाइम भी सीख रहे होते हैं कुछ ना कुछ। तो आई होप आपको मेंटल प्रोसेस के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो अब बात करते हैं सेकंड टर्म, एक्सपीरियंसेस। आप जानते ही होंगे एक्सपीरियंसेस हम कभी किसी और से नहीं जान सकते। अगर हम मेल हैं तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि लेबर पेन का कितना दर्द होता है। जब तक हमें चोट या दर्द नहीं होता हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं पता चलता। मगर ये हमारे मेंटल प्रोसेस पर डिपेंड करता है। लाइक क्रिकेट या फुटबॉल खेलते समय गर्मियों में खिलाड़ी कभी गर्मी महसूस नहीं करता, क्योंकि उसका सारा ध्यान गेम पर होता है।
इसी तरह मेडिटेशन माइंड को अलग अलग और डीप एक्सपीरियंसेस फील कराती है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं हम बिहेवियर। जब रात के अंधेरे में आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं और तभी आपके पैरों से कुछ चलकर जाए, तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है? आप स्पॉन्टेनियसली उछल जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं रिएक्शन ऑफ टाइम। ये जनरली 0.2 सेकंड का होता है। इसका एक प्रैक्टिकल भी है जो कि 11th की फिजिक्स की एनसीईआरटी मोशन चैप्टर में दिया हुआ है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, आप अपने दोनों हाथों को करीब लाइए और किसी सेकंड पर्सन को बोलिए कि आपके उन दोनों हाथों के बीच में एक स्केल को रखिए। हाथों को जितना चाहो उतना करीब रख सकते हैं स्केल के, बट वो उसको टच ना करे। अब जो सेकंड पर्सन है वो ऊपर से स्केल को फ्री फॉल करेगा, यानी कि छोड़ देगा। तो अब आपको क्या करना है, उस स्केल को पकड़ना है। तो उसको पकड़ने के बाद आप ये देखेंगे कि उस स्केल का जो फर्स्ट इनिशियल पॉइंट था जहां से उसको फ्री फॉल किया गया, उसको मेजर कर लीजिए, और जब आपने उसको ग्रैब किया तब जो पॉइंट था उसको मेजर कर लीजिए। यानी जो हमने स्केल नीचे गिराया वहां से, और जब हमने उसको ग्रैब किया, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि वो 21 सेंटीमीटर तक ड्रॉप हो चुका था, तो वो डिस्टेंस दैट इज 21 सेंटीमीटर। इसको अगर हम फॉर्मूले में पुट करें, P इक्वल्स टू √2D/g, और हम जानते हैं कि g की वैल्यू 9.8 होती है, तो यहाँ से इसका आंसर जो आ जाएगा वो 0.2 सेकेंड आएगा। तो ओवरऑल हम जब भी करेंगे तो एस्टिमेट वैल्यू 0.2 सेकेंड के लगभग ही आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बिहेवियर। ये तीनों टर्म आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपके बिहेवियर एंड आपका मेंटल प्रोसेस। इन्हीं तीनों को कंबाइन करके इंडिविजुअल एंड सोशल साइकोलॉजी को एग्जामिन किया जाता है। तो अब बात करते हैं साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। एज वी हैव डिस्कस्ड, साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेस। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन how the mind works and how different mental process result in different behaviors। जब हम किसी अनाड़ी या नॉर्मल पर्सन को देखते हैं तो हमारे मन में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए अलग अलग बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल झांका अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसी को कहा जाता है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ आवर कॉन्शियस एक्सपीरियंस। मतलब हम सामने वाले को कैसे एग्जामिन कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट रखना पड़ेगा। हमें पहले खुद को जानना पड़ेगा, हम कैसे हैं, क्या हम सही हैं, क्या हम उसको जिसको समझ रहे हैं वो सही है। एक्चुअली एवरी कॉइन हैज अ टू साइड्स, दैट इज हेड एंड टेल्स। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक बुक रखी है, ठीक है, तो आपको उस बुक का फ्रंट साइड दिख रहा है और आपके फ्रेंड को उसका बैक साइड दिख रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे नहीं मुझे फ्रंट साइड दिख रहा है, यानी आपका फ्रेंड बोलेगा मुझे बैक साइड दिख रहा है। तो क्या आप सही हो कि वो सही है? तो देखा जाए तो अपनी अपनी जगह पर दोनों सही है, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस अलग है, दोनों का बिहेवियर अलग है एंड दोनों का उस बुक को देखने का नजरिया अलग है। तो साइकोलॉजी एक बहुत पुरानी साइंस है, बट ये मॉडर्न साइंस में भी इंक्लूड है, बिकॉज 1879 में लिप्जिग जर्मनी में इसकी एक पहली लेबोरेटरी ओपन की गई, और आज तक अभी तक ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि साइकोलॉजी किस साइंस का पार्ट है, एक्चुअली इसका मेन सब्जेक्ट क्या है। साइकोलॉजी को जनरली सोशल साइंस की कैटेगरी में रखा गया है, बट इट शुड नॉट कम टू यू एज अ सरप्राइज दैट कई कंट्रियों में, इवन हमारे इंडिया में भी साइकोलॉजी को फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है। इवन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में भी हम साइकोलॉजी से बीएससी एंड एमएससी करते हैं कई यूनिवर्सिटीज में, बिकॉज अगर हम न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस को मर्ज कर दें तो इससे एक फास्ट डेवलपिंग ब्रेन इमेजिंग टेक्निक लाइक fMRI, EEG एक्सेट्रा डेवलप भी हुई है। इवन बोथ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कांट पॉसिबली ग्रो विदाउट साइकोलॉजिकल नॉलेज। तो साइकोलॉजी को अब दो कैटेगरी में, दो पैरेलल स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है
physical and biological science, and the other one is use of method of social and cultural science in studying various psychological and social phenomena। तो हम बात करते हैं साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो पता ही होगा। ये कुछ और नहीं, ये बस कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ फैक्ट्स को कंबाइन करके एक्सप्लेन किया गया है और इन्हीं की हेल्प से एक ओवरऑल रिजल्ट निकाला गया कि यूनिवर्स कैसे डेवलप हुआ। तो देखा जाए तो किसी भी थ्योरी को पहले साइंटिस्ट कुछ फैक्ट्स में एक्सप्लेन करते हैं, फिर बाकी लोग उसको रिव्यू करते हैं एंड देन ये डिसाइड करते हैं कि वो फैक्ट्स कितने सही हैं, उसमें कितनी लॉजिकल बातें हैं और कितनी इलॉजिकल बातें हैं, और देन एट लास्ट एक रिजल्ट निकाला जाता है और उससे फाइनलाइज होता है कि जो थ्योरी थी वो कितनी सही है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस साइकोलॉजी की हेल्प से ही पॉसिबल है। तो डेट इज वाई साइकोलॉजी को नेचुरल साइंस में भी इंक्लूड किया जाता है। एंड नेक्स्ट है साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। देखो, हम सब जानते हैं कि जनरली साइकोलॉजी को एक सोशल साइंस के सब्जेक्ट के तौर में माना जाता है एंड साइकोलॉजी की हेल्प से ही हम सोशली डेवलप होते हैं और हम अपनी सोसाइटी को जानते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक ही क्लास के 2 स्टूडेंट्स थे, एक का नाम था अमन और दूसरे का नाम था कार्तिकेय। अमन एक किसान परिवार से बिलोंग करता था। उसके फादर, मदर, भाई बहन सभी खेतों में काम करते थे। अमन क्लास में और खेलकूद में अव्वल था। वहीं दूसरी ओर कार्तिकेय के जो फादर थे वो कहीं बाहर जॉब करते थे, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इसीलिए वो छुट्टियों में ही घर आया करते। कार्तिकेय अपनी मदर छोटे भाई के साथ ही घर में रहता था। उसको घर में ही रहना पसंद था और उसको पेंटिंग करना पसंद था। एक बार स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन हुआ और कुछ इवेंट्स रखे गए जिसमें एक ही ग्रुप में अमन और कार्तिकेय दोनों थे। तो दोनों ने एक दूसरे की हेल्प से एकेडमिक, गेम्स एंड पेंटिंग में अवार्ड्स जीते और वो दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर बन गए और उनकी दोस्ती काफी अच्छी हो गई। तो ओवरऑल देखा जाए तो दो अदर डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट एक्सपीरियंस के होने के बावजूद उन दोनों में दोस्ती हो गई। क्यों? क्योंकि वो सोशली कनेक्ट हुए। उन्होंने साइकोलॉजी का यूज किया और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प से प्राइज जीते। बट हम जनरली क्या देखते हैं कि लोग सोशली इतने इंटरेक्ट नहीं होते लोगों से, वो लोगों को समझते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, सब कुछ पहले मेरे लिए होना चाहिए। तो इन सब को देखते हुए साइकोलॉजी को एज अ सोशल सब्जेक्ट के रूप में ज़्यादा देखा जाता है, बिकॉज साइकोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप सोशल बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन, जिसकी हेल्प से एक ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन सोशियोलॉजी, ह्यूमन एथिक्स में डेवलपमेंट होता है। सो ये था साइकोलॉजी का एक डिटेल इंट्रोडक्शन। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। सो फॉर मोर अपडेट एंड नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब अस, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।